चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे ICSE बोर्ड क्लास 9th का एक चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा और उस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझाए वो समझ में आ गए होंगे। साथ में जो टॉपिक मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया था तो मैंने अपने ही वीडियोस का लिंक जो कि आपके टॉपिक यानी आपके सिलेबस में था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था एंड आई थिंक आप लोगों ने अभी तक उसे देख लिया होगा और उसके आधार पर आप लोगों का क्या क्या कंप्लीट हुआ होगा अभी तक। डॉबर्नियर्स ट्राइड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैंने नोट्स भी डाल दिया था। कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर का मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डाल दिया था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी के लिए मैंने उसे डाला था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल्स में बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज रखा था वो था एटॉमिक मास, बट 1913 में ये पता चल चुका था कि एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। और व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ये आप लोग सब कोई जानते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद रहते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। अब इसको बताने वाले कौन थे? मोसले जी थे, हेनरी मोसले। 1913 में उन्होंने बताया था। उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरह का एक ट्यूब लिया और उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स को, यानी एक ही ग्रुप में मौजूद मेटल्स को, एक ही ग्रुप में जितने भी मेटल्स थे उसका अलग अलग उन्होंने इलेक्ट्रोड करवाया, साथ में उस पर बम्बार्डिंग करवाया, उन्होंने कैथोड रे से बम्बार्डिंग कराया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सरे से भी बम्बार्ड करवाया। तो जब भी किसी रेडिएशन से बम्बार्डिंग किया जाता है तो एक सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशंस निकलता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर के आधार पर जो वेवलेंथ था उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो एक डेफिनेट मैनर में या तो इंक्रीज कर रही थी या तो डिक्रीज कर रही थी। तो जब किसी भी एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, अब जैसे मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम एंड सो ऑन, जब उन्होंने ले करके उस पे एक्सरे एंड कैथोड रे इनका बम्बार्डिंग करवाया तो उन्होंने क्या पाया कि जो उससे टकराने के बाद जो उसका वेवलेंथ निकला उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जो थी वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उसमें वेरिएशंस आने शुरू हो गए थे। और ये जो वेरिएशंस था वो एक डेफिनेट पैटर्न में, एक डेफिनेट मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे थे वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जा रही थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार किया और ये बताया, मोसले जी ने ये बताया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल पार्टिकल और प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल क्लियर हो जाने वाला है इस क्लास में। क्लियर? तो मोसले किन्होंने बताया था कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की? हेनरी मोसले ने बताया था। और कब बताया था? 1913 में बताया था। क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट का डिटेल आप लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो आपका ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और किन्होंने बताया था कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो थे हेनरी मोसले। ना अब जो क्लासिफाई
किया जाने लगा एलिमेंट्स को, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने हम लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने पीरियोडिकली जो क्लासीफाई किया था, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने किया था, गलती उनमें बहुत ही कम पाई गई, बट उनका जो बेसिकली उन्होंने किसके आधार पर किया था, रिएक्शंस के आधार पर किया था। और आज के डेट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी मोलिकुलर फॉर्मूलाज बनता है वो किसके आधार पर बनता है, एटॉमिक नंबर यानी वैलेंसी के आधार पर बनता है। और वैलेंसी किस पे डिपेंड होती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है। उन्होंने अरेंजमेंट तो किया भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आधार पर, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, बट उन्होंने क्या कह दिया कि भाई मैंने अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर, और उसी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। तब हेनरी मोसले ने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया विद द हेल्प ऑफ बोर। बोर ने भी उनका साथ दिया, और उनका जो पीरियोडिक टेबल बना उसका फंडामेंटल पार्टिकल यानी किस आधार पर किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर किया ना। अब आखिर ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। आखिर ये प्रॉपर्टीज है क्या, व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सर्टेन इंटरवल के बाद वो सारी की सारी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। बेसिकली कुछ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट बेसिकली इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वैसी सारी प्रॉपर्टीज जो सर्टेन इंटरवल के बाद, लेट अस सपोज ए की अपनी कोई प्रॉपर्टी है, उसके बाद आया भाई बी सी डी ई एफ, और जो जी आया इसकी प्रॉपर्टी ए के साथ मैच करने लगी, ठीक है। उसके बाद जो एच आया उसकी प्रॉपर्टी बी के साथ मैच करने लगी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी से मैंने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, एलिमेंट्स को। क्लियर? तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया जाने लगा एलिमेंट्स को, तो क्या पाया गया कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो रिपीट करती है। तो वैसी सारी प्रॉपर्टी जो रिपीट कर रही थी वही कहलाती है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? आपको हर एक टर्म का सिर्फ मतलब समझना है, डेफिनेशंस अभी तक आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लिया होगा। यानी वैसी प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करती है। क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? दिस फेनोमेनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इट मीन्स वैसा फेनोमेनन जिसके द्वारा एक सर्टेन प्रॉपर्टी रिपीट करती हो आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इसी फेनोमेनन को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं ना। तो आखिर ये पीरियोडिसिटी का काउज क्या है, क्यों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया या क्यों पीरियोडिसिटी हो गया? मैंने क्या कहा, बेसिकली इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रुप में भी वेरिएशंस आते हैं, एक पीरियड में भी वेरिएशंस आते हैं। अभी तक आप लोगों ने ग्रुप और पीरियड तो समझ लिया, मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आखिर इसका रीजन क्या है? अब आप एक बात बताइए, इतने दिनों से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड केमिकल रिएक्टिविटी? इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी, क्योंकि आप जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं वो किसके आधार पर लिखते हैं, वैलेंसी के आधार पर लिखते हैं। तो भाई ये वैलेंसी आप कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। यानी यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल, जो हमारा वैलेंस शेल है, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए तो क्या होगा, जिनका भी सेम होगा उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्लियर? यानी दिस इज द काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर एनर्जी शेल। जो वैलेंस शेल होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि सिमिलैरिटीज आ जाती है, और वही रीजन होता है कि उनमें पीरियोडिसिटी आ जाती है, और इसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स हैं। अभी तक चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को
वीडियो अपना दिया था। तो अभी तक आप लोगों का इतना तो क्लियर हो गया होगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब चलिए इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो आप लास्ट यानी कि वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल का आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए। s ऑर्बिटल है एंड तीनों कंडीशन में s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n(s)(1). यहाँ n डिनोट करता है एनर्जी शेल को। अब या तो ये एनर्जी शेल 2 है, 3 है, 4 है, इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैलेंसी हम लोग निकालते हैं इस एक इलेक्ट्रॉन से। आपको मतलब किससे है, s1 यानी s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इसके आधार पर इन तीनों की प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है, यानी इन तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रिसेंबल करता है। खैर ये हम लोग आफ्टर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल स्टडी अबाउट सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब हम लोग उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिखाना जरूरी था, तो मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल था, वो से मैंने पेस्ट किया है इस पर, और मैं अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी, इस पर भी बताऊंगी एंड फिर उसके बाद और भी डिटेल बताऊंगी। क्लियर? ये पीरियोडिक टेबल इजीली आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, आपके बुक में भी ये पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। उसमें 7 ग्रुप यानी 8 ग्रुप होते थे एंड 6 पीरियड्स होते थे। बट इसमें कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, और जितना चीज़ मैं बता रही हूँ वो सारा कुछ आपके नोट्स में मेंशन्ड है और उससे क्वेश्चंस आपके बुक में पूछे गए हैं ना। कितने ग्रुप हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। भाई ये तो बात हुई 1 to 18 की, ये आसान हो जाता है। बट पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहीं पर ये भी लिखा हुआ देखते हैं 1A 2A 3B 4B। आखिर ये सारा किस तरह का क्लासिफिकेशन है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग समझ सकते हैं आसानी से अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। यहाँ मैंने ग्रुप नंबर लिखा है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, दिस वन। यहाँ मैंने ग्रुप नंबर लिखा है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव ने क्या किया था कि अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे, जिसमें से 7 ग्रुप को उन्होंने A, B 2 सब ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था। क्योंकि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते थे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होती थी, बट कहीं अगर कुछ वेरिएशंस हो गया तो वो एक जगह B में आ गया। क्योंकि आप लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं उस पीरियोडिक टेबल को अभी इसमें नहीं पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, जो 1 का डिवीजन, सब डिवीजन जिसे कहेंगे, सब डिवीजन हुआ A एंड B। 2 का सब डिवीजन हुआ A एंड B। यही A एंड B 1A एंड 1B, ये चीज आ गया 2A एंड 2B। क्लियर? तो भाई इतना डिस्टेंस क्यों मेंटेन हो गया? इतना डिस्टेंस इसलिए मेंटेन हो गया क्योंकि मेंडलीव ने अरेंज किया था अपने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया, बट प्रॉपर्टी वही सेम रही, ग्रुप वही सेम रहा, यानी वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक साथ आया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक साथ आया, ठीक है, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था, वही अरेंजमेंट यहाँ साथ साथ आया। बट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, इसलिए ये ए एंड बी अलग अलग हो गया। क्लियर? यानी 1A 2A, ठीक है, और फिर 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक, चूंकि उस समय नोबल गैस नहीं था मेंडलीव के समय, इसलिए ये जो ग्रुप 18 बनाया गया उसे जीरो ग्रुप भी कहा गया। मैं फिर से एक बार क्लियरिफाई कर दूं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 1 to 7 जो ग्रुप था वो सब ग्रुप ए एंड बी में डिवाइडेड था। तो अब आपका कितना हो गया? 14। ठीक है, ये 14 ग्रुप हो गया। साथ में ग्रुप 8 में आप देखिएगा कि जो उसका 4th पीरियड था उसमें 3 एलिमेंट एक साथ लिखे हुए थे, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। तो इसे 3 ग्रुप बना दिया गया, तो 14, 15, 16, 17। क्लियर? तो ये मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल से इन सारे ग्रुप को लिया गया था। साथ में उस समय कोई नोबल गैसेस नहीं था, नोबल गैस हमें बाद में मिला, तो वो बना ग्रुप 18, और जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नोबल होते हैं। इट मीन्स वैसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर? तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में, इसकी पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने में आइदर हम लोग 1A 2A का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली 1 2 3 4 to 18 तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपका ग्रुप 1A 2A। क्लियर? फिर आपका 1B 2B 1B 3B एंड फिर 3A 4A 5A 6A 7A, इस तरह से। यानी कि आज के डेट में वैसे IUPAC, व्हाट इज IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो संस्था है जहाँ केमिस्ट्री का सारा नोमेनक्लेचर यानी केमिस्ट्री के बारे में सारा कुछ इसी में पढ़ा जाता है। क्लियर? तो इसने क्या किया कि 1A 2A इस वाले क्लासिफिकेशन को हटा दिया और आज के डेट में हम लोग सिंपली 1 to 18 के बारे में पढ़ते हैं। बट यदि कोई स्टूडेंट या यदि कोई बुक या कोई टीचर इस यानी 1A 2A के हिसाब से ग्रुप का नेमिंग करे तो भी वो गलत नहीं होता है, उसे भी सही माना जाता है। क्लियर? तो ये था अबाउट नेमिंग ऑफ ग्रुप। तो कितने ग्रुप हैं आपको मेन क्या याद रखना है, कितने ग्रुप हैं? तो 1 to 18 ग्रुप हैं, जिसमें आपका 1A 2A एंड 3A 4A 5A 6A 7A एंड 0 ग्रुप। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है इसी क्लास में। एंड 3B to 2B, देखिए 8B में 3 ग्रुप आ रहे हैं, 8, 9 एंड 10। क्लियर? फेरस, कोबाल्ट एंड निकल। देखिए यहाँ पर 8 में थे ना फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल, वही 8B में आ गए फेरस, कोबाल्ट, निकेल, 8, 9, 10। ठीक है? तो इन यानी 3B to 2B इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है। फिलहाल मैं सिर्फ पीरियड्स का नाम अभी तक आप लोगों को बता रही थी, ग्रुप का नाम मैं बता रही थी, नॉट पीरियड ना। अब हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं। ग्रुप की स्टडी यानी ग्रुप किसे कहते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होता है। तो भाई वर्टिकल कॉलम को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे? फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड। देखिए मैंने यहाँ एरो भी बना रखा है, फ्रॉम अप टू डाउन हम लोग इसे पढ़ते हैं। नाउ पीरियड्स की बात करते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है उसे पीरियड्स कहते हैं। तो भाई पीरियड्स को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने थे? 6 पीरियड्स थे। क्लियर? तो अब मैं पीरियड्स का नाम बता रही हूँ क्योंकि ग्रुप का नाम थोड़ा डिटेल में मुझे बताना है। किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे ये डिपेंड करता है शेल। अब शेल यानी KLMN, नंबर ऑफ पीरियड शोन बाय नंबर ऑफ शेल, यानी फर्स्ट पीरियड
फर्स्ट पीरियड को शो करता है के, और के में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सॉरी के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर ना, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ k = 2, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं या शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट ही होते हैं। सेकंड पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय L, और L में 8 एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, सॉरी, इसलिए सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये 8 एलिमेंट हैं किसमें, सेकंड पीरियड में, इसीलिए इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 8 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट KL एंड थर्ड पीरियड इज डिनोटेड बाय M। भाई M में तो 18 हो सकते हैं, बट चूंकि हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पर उसे अरेंज किए हैं, तो जो थर्ड पीरियड है इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 8 ही रहेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये 8 ही रहेगा, इसीलिए इसे भी शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है ना। थर्ड जो हमारा फोर्थ पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्लियर, इसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंड फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। सिक्स में 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और 32 एलिमेंट्स, इसीलिए इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, या लार्जेस्ट पीरियड कहा जाता है, या लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। और सेवंथ पीरियड भी लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, बट इसका नाम हम लोग इसे इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो मैनमेड एलिमेंट्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन फ्यूचर और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए जाएंगे जो कि इस पीरियड में एकोमोडेट कर लेंगे। तो ये था नाम हमारा पीरियड्स का, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है एंड लार्जेस्ट पीरियड कौन है एंड इनकम्प्लीट पीरियड कौन है। आज के डेट में 6 और 7 दोनों में 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। नाउ अब एक मैजिक नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई किस पीरियड में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसके लिए मैजिक नंबर आप याद रखिए, वो क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर, दिस नंबर इज नोन एज मैजिक नंबर। मैजिक नंबर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर दिस सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स द अदर एलिमेंट शोज पीरियोडिसिटी, यानी फर्स्ट में 2 के बाद यानी 1, 2, जो थर्ड आया हमारा उसका जो प्रॉपर्टी वो फर्स्ट वन से मिला। फिर आफ्टर 8th एलिमेंट 1, 2, 3, 4 8th एलिमेंट जो 9th एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी यानी उसने क्या शो किया, पीरियोडिसिटी, और इसी के आधार पर हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ। एंड दिस नंबर इज नोन एज मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये हुआ अबाउट पीरियड। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन ग्रुप, कि ग्रुप को किस आधार पर हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। नाउ अब ग्रुप की बारी है, कुछ तो मैं इस पीरियोडिक टेबल पर बताऊंगी और कुछ मैं डिटेल आप लोगों को बोर्ड पर भी बताऊंगी। जो ग्रुप 1 है, क्योंकि ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही वेरिएंट तरीके से किया गया है, अलग अलग प्रकार से इसे नाम भी दिया गया है, उन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो ग्रुप 1 एलिमेंट है यानी ग्रुप 1 एलिमेंट, अभी 1A मैं बोलूँ या 1 बोलूँ, अब आप लोग इसके लिए अपना क्लियरिफाई कर लीजिए, जो कि अभी मैंने बताया था। ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। फिलहाल अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, क्योंकि जैसे इसका डिटेल मैं बताने वाली हूँ तुरंत आप लोगों को कि क्यों इसे कहा गया।
इसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। साथ में जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल। और इन्हें अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं अल्कली यानी सॉल्युबल बेस। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाँ मैं अल्कली मेटल की बात कर रही हूँ, उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। भाई जहाँ मेंडलीफ गलत हुए थे, कहीं ना कहीं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसे क्लियरिफाई यानी इसे एक सही पोजीशन नहीं दे सका। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट चूंकि हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसे अरेंज किया था, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ आया है। हाइड्रोजन लेकिन है नॉन मेटल, बट ये मेटल्स के साथ अरेंज्ड है। आप लोग इसे देख के ना समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल है। क्लियर। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाता है। इसका रिएक्शन भी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है इसी क्लास में। और 1 और 2 को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं जस्ट मैं बताऊंगी थोड़ी देर में ना। इसे हम लोग कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि ये वो मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाता है। साथ में इसके ऑक्साइड्स हमारे अर्थ क्रस्ट पर आसानी से पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आपको इन सब का नाम याद रखना है। क्लियर। नाउ ग्रुप 3 to 12, ये जो ग्रुप 3 to 12 है, ये सारे के सारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। किसे? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसका एक और नाम है, इसे और भी कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्यों कहा जाता है? ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। आप सिर्फ फिलहाल अभी नाम पता कर लीजिए ताकि मैं जब समझाऊं तो आपके दिमाग में डायग्राम आ जाए। क्लियर। तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। बट ग्रुप 3 में ही यहाँ 2 बॉक्सेस मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस मैं इसे कलर भी कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। LA लिखा हुआ है 6th पीरियड में, एंड 7th पीरियड ग्रुप 3 में AC लिखा हुआ है। ये है लैंथेनम एंड ये है एक्टिनम। क्लियर। इसे ध्यान से देखिएगा। ये है लैंथेनम, ये है एक्टिनम। एक्चुअली लैंथेनम एंड एक्टिनम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का ग्रुप में मौजूद नहीं है। ये जस्ट नीचे देखिए आप लोग, यहाँ 2 कॉलम बने रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक है। वो सारे के सारे कहलाते हैं लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट्स इसे हम लोग रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें, उनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती है, इसीलिए इसे हम लोग एक साथ कहते हैं लैंथेनाइट्स। अब भाई इसे यहाँ क्यों नहीं अरेंज किया गया? क्योंकि एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर जब हम लोग इसे अरेंज कर रहे थे तो 57 के बाद 58, 59 ये तो इस तरह से आना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहाँ टाइटेनम, जिरकोनियम एंड हैफनियम, ठीक है, एंड रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड साइंटिस्ट के आधार पर इसका नाम रखा गया था, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, यानी कि इनके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम था। तो यदि लैंथेनम के बाद सेरियम, अगर लैंथेनाइट्स के ग्रुप को हम लोग डाल देते तो बाकी के अदर ग्रुप्स हमारे क्या हो जाते, डिस्टॉर्ट हो जाते। ठीक है, वो हमारी पीरियोडिक टेबल की ये प्रॉपर्टी नहीं हो पाती, इसलिए लैंथेनाइट्स के लिए एक अलग कॉलम बना दिया गया। 7th पीरियड 3rd ग्रुप में हमारा एक्टिनियम है और ये भी एक सीरीज में है, यानी एटॉमिक नंबर 89 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इन सब की प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, एक्टिनाइट्स कहते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ 2 सीरीज आप लोगों को पढ़ना है, लैंथेनाइट्स जिसे रेयर मेटल्स कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, और इसमें कहाँ से कहाँ तक है, एटॉमिक नंबर 57 टू एटॉमिक नंबर 71। एक्टिनाइट्स एटॉमिक नंबर 89 टू एटॉमिक नंबर 103, और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स और लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 ग्रुप की मैं पहले बात करती हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। ये जितने भी हैं वो क्या हैं, नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, वैसे एलिमेंट्स जो कि कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी जितने भी रहेंगे इन सब की वैलेंसी कितनी होगी, 0। हीलियम की वैलेंसी 0, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, जेनन की, रेडॉन की, सबकी वैलेंसी 0 होती है। ग्रुप 18 आपको सारे का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी आसान है। ग्रुप 13 में जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप सभी का फर्स्ट एलिमेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 13 में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा बोरॉन। तो यानी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको एक साथ मिलाकर हम लोग कहेंगे बोरॉन फैमिली। हो गया ना आसान, बहुत ही आसान है पीरियोडिक टेबल समझना, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, इट इज कार्बन। क्लियर? तो इट इज कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जैसे बोरॉन फैमिली था, दिस इज कार्बन फैमिली। इज दैट क्लियर? नाउ 15 एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन है भाई, वो है नाइट्रोजन। तो भाई नाइट्रोजन, इट इज नाइट्रोजन फैमिली, बट इसका एक और नाम दिया गया है, दिस इज निक्टोजेन। पी साइलेंट है, निक्टोजेन इसका नाम दिया गया है एक पार्टिकुलर। इस नाम को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, वैसे इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रुप 16 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। दिस इज ग्रुप 16, दिस वन, दिस, ठीक है, ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। क्लियर? बट इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है चाल्कोजेन। एक विशेष नाम दिया गया है। अब इसका डिटेल आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है कि क्यों दिया गया है। अब क्या बचा हमारा, बचा ग्रुप 17 फ्लोरीन। भाई फ्लोरीन फैमिली कहा जाएगा, बट जैसे इसका नाम नोबल एलिमेंट्स है, मैं इसे इरेज कर दूं, इसका नाम नोबल एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन्स, हैलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स टू फॉर्म, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो समुद्र में बहुत पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा सॉल्ट्स बनाने का काम ये सारे एलिमेंट्स ही कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे का नाम रखते हैं हैलोजन्स। तो इस तरह से आपको इन सारे ग्रुप का जो नाम है वो याद रखना है। साथ में ग्रुप 1 to and 13 to 18
का जो कम से कम फर्स्ट एलिमेंट है आप उसको याद रखिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अप टू 9th to 10th क्लास तक आप लोग एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज कैल्शियम तक तो याद रखिए। ग्रुप एंड पीरियड्स का नाम जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। देखिए अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। और जैसे जैसे हम लोग किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बहुत आसान है समझना। सोडियम, मैग्नीशियम, ये दोनों तो मेटल है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। एल्युमिनियम भी हमारा मेटल है, बट सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स की संख्या ज़्यादा होती है एंड राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, जिन्हें मेटालॉइड्स कहते हैं। मेटालॉइड्स ये जिगजैग फॉर्म में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसे कैसे पता लगा सकते हैं? भाई एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन हमारा यानी फास्फोरस और सल्फर तो भाई नेचुरली नॉन मेटल्स है। इन दोनों के बीच में जो आ रहा है सिलिकॉन, ये हमारा मेटालॉइड्स है। तो ये बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम ये सारे क्या हैं? ये हैं मेटालॉइड्स जो कि जिगजैग फॉर्म में मौजूद रहते हैं। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं और जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती जाती है। और भी बहुत सारा है भाई, मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैसे वेरी कर रही है, और पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कैसे वेरी कर रही है, ये सब का डिटेल मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ ना। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा इस वीडियो में? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको जितना भी नाम बताया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर? हाँ, मैंने ये नहीं बताया था ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और अल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, ये सारे का डिटेल्स मैं बताऊंगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के डिटेल नॉलेज के साथ मैं आपके सामने आती हूँ। टिल देन बाय।